जय हिंद दोस्तों, रक्षा गन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसे कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। और ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, दिसंबर की पेंशन का मैसेज आया हो या फिर ना आया हो, पेंशन जरूर मिलेगी। 31 दिसंबर को जिन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया उनकी पेंशन रुक जाएगी, जिन पेंशनर्स की ड्यू डेट 30 नवंबर थी। जी हाँ दोस्तों, मैं उन पेंशनर की बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया और जिनकी ड्यू डेट थी 30 नवंबर 2024। दोस्तों, कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया लेकिन उनको अभी तक दिसंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं मिला है। तो दोस्तों, जिन पेंशनर्स ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया है और अगर आपके पास मैसेज नहीं आया दिसंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन आपको जरूर मिल जाएगी 31 दिसंबर को। पेंशन सिर्फ उन्हीं की रुकेगी जिन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया और जिनकी ड्यू डेट थी 30 नवंबर 2024। अब दोस्तों, कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी ड्यू डेट है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की 31 दिसंबर, और उन पेंशनर्स ने भी अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया। तो दोस्तों, वो पेंशनर्स पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। जी हाँ दोस्तों, जिनकी ड्यू डेट 30 नवंबर थी या फिर जिनकी ड्यू डेट 31 दिसंबर है, आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जरूर सबमिट करना है, नहीं तो आपकी पेंशन रुक जाएगी। जिन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया है तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको पेंशन मिल जाएगी दिसंबर की, वो भी 31 दिसंबर को। और एक बार आप अपनी ड्यू डेट चेक कर लीजिए कि आपकी अगली ड्यू डेट क्या है। अगर आपकी 2025 दिखा रहा है ड्यू डेट, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेंशन आपको कंटिन्यू मिलेगी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। ओआरओपी में ऑनरी नायक, ऑनरी हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन है, लेकिन नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर को जिन्हें ऑनरी मिली है उसके लिए ऑनरी का बेनिफिट नहीं है पेंशन पे ओआरओपी में। दोस्तों, जैसा आपको पता है, अगर ओआरओपी 1 हो, ओआरओपी 2 हो या फिर ओआरओपी 3 हो, उसमें दोस्तों पेंशन दे रखी है ऑनरी नायक की, ऑनरी हवलदार की, ऑनरी नायब सूबेदार की। लेकिन दोस्तों, जिन्हें ऑनरी मिली है, नायब सूबेदार को, सूबेदार को, सूबेदार मेजर को, उनको ऑनरी का बेनिफिट नहीं मिल रहा और ना ही उनकी पेंशन दे रखी है ओआरओपी में, वन रैंक वन पेंशन टेबल में। तो दोस्तों, सरकार से अपील करी जाती है कि जिन नायब सूबेदारों को, सूबेदार मेजर को ऑनरी मिल रखी है, तो ओआरओपी में एक अलग से कॉलम जोड़ा जाए ऑनरी का, जिसके बेस पर नायब सूबेदार को सूबेदार की पेंशन मिल सके, सूबेदार मेजर को ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन मिल सके, और दोस्तों जो सूबेदार है उनको सूबेदार मेजर की पेंशन मिल सके। यानी ऑनरी का जो पेंशन पे बेनिफिट है उसका कॉलम ओआरओपी में जोड़ा जाए जब भी आगे कभी ओआरओपी रिवाइज हो। क्योंकि दोस्तों, ऑनरी नायक, ऑनरी हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार, इनको तो पेंशन मिल रही है, ऑनरी का बेनिफिट है इनके लिए, लेकिन बाकी जो जेसीओ रैंक है उनके लिए ऑनरी का बेनिफिट क्यों नहीं? ये मेरा सवाल है। तो दोस्तों, हम ये अपील करते हैं भारत सरकार से कि नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, इनके लिए भी ऑनरी का कॉलम जोड़ा जाए पेंशन पे बेनिफिट देने के लिए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। MR2 यानी मैप रीडिंग 2 पास है, क्वालिफिकेशन, ट्रेड क्लास 2 भी है, क्लियर है, प्रमोशन भी सब टाइम पर मिला है, अनविलिंग भी नहीं दिया, हवलदार से रिटायर्ड है, 24 साल करके पेंशन आ गए हैं। कब आए हैं? अगस्त 2004 में। तो क्या एसीपी मिलेगी? दोस्तों, भले ही आपकी सब क्वालिफिकेशन पूरी हो, भले ही आपने सब एग्जाम पास करे हो, भले ही आपने अनविलिंग ना दिया हो, भले ही आपकी MR2, MR1 सब कुछ पास हो, सब कुछ आपकी ट्रेनिंग पास हो, तभी भी आपको अगर एसीपी, एमएससीपी नहीं दी जा रही, इसका मतलब है कि जब आप रिटायर हुए तो उस टाइम आपके लिए एसीपी, एमएससीपी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे दोस्तों एक पेंशनर थे जिनका सब कुछ पास था, MR2 पास था, ट्रेड क्लास 2 भी था, प्रमोशन भी सब टाइम पर मिला, अनविलिंग भी नहीं दिया, लेकिन दोस्तों ये रिटायर हुए अगस्त 2004 में। जी हाँ दोस्तों एसीपी का रूल है, जब आप 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आए, उनको एसीपी मिलेगी 10 साल पे और 20 साल पे, वो भी नायक की और हवलदार की। दोस्तों, ये रिटायर तो हो गए थे अगस्त 2004 में, एसीपी लेने के लिए एलिजिबल है लेकिन मिलेगी नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इनकी सर्विस है 24 साल हवलदार। और दोस्तों, एसीपी के रूल के अंतर्गत सिर्फ आपको 2 एसीपी मिलती है, एक तो नायक की और हवलदार की। हालांकि दोस्तों ये एसीपी मांग रहे हैं नायब सूबेदार की, नायब सूबेदार की इनको एसीपी नहीं मिलेगी, क्योंकि एसीपी का रूल ही नायक और हवलदार की एसीपी देने का है।
तो इस वजह से इनको नहीं मिल पाएगी एसीपी। तो दोस्तों एक बार आप अपनी रिटायरमेंट डेट जरूर चेक कर लीजिए, यानी जब आप रिटायर हुए तो उस टाइम आपके लिए एसीपी एमएससीपी एप्लीकेबल है या नहीं है। बाकी दोस्तों ट्रेडिंग, प्रमोशन, क्वालिफिकेशन, अनविलिंग, ये सारी चीजें बाद में, पहले रिटायरमेंट डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसीपी और एमएससीपी लेने के लिए। पता लग रहा दोस्तों आप 2002 में आए हो, आपकी सब कुछ पास है, लेकिन आपको एसीपी नहीं मिलेगी। पता लग रहा आप 2008 में आए हो, एमएससीपी लेने के लिए आप एलिजिबल हो, लेकिन आपने अनविलिंग दे दिया, आपका कोई कोर्स कंप्लीट नहीं है, MR2 नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यू है आपकी चीजें, तो इस वजह से दोस्तों आपको नहीं मिल पाएगा। चलते अगली जानकारी की तरफ। जेसीओस ओआरएस की एमएसपी 5200 है, ऑफिसर्स की है 15500। इक्वल एमएसपी का केस सुप्रीम कोर्ट में है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है अभी आपकी एमएसपी है मिलिट्री सर्विस पे 5200। सर्विंग जवानों के साथ साथ पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलता है। पेंशनर्स को इसका 50% मिलता है, जैसे 5200 है तो इसका 50%, यानी आधा कितना हुआ 2600। तो इतना फायदा आपको पेंशन पे देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों जब 8 सीपीसी आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी एमएसपी बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10,000 से ऊपर, 9,500 से आपकी ऊपर हो जाएगी मिलिट्री सर्विस पे। ये मैं आपको एक एस्टिमेट बता रहा हूं, अप्रॉक्स बता रहा हूं। फिटमेंट फैक्टर के आधार पे 8 सीपीसी में आपकी मिलिट्री सर्विस पे 10,000 से ऊपर हो जाएगी। जैसे दोस्तों 5200 है, तो 5200 का अगर आप 1.92 करें, 1.94 करें, 1.96 करें, तो ऑटोमेटिकली आपकी मिलिट्री सर्विस पे 10,000 से ऊपर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जो इक्वल एमएसपी का केस चल रहा है, उसमें दोस्तों आपकी एमएसपी बढ़ाना बहुत जरूरी है। या तो इक्वल करी जाए या फिर आपकी एमएसपी 10,000 से ऊपर करी जाए 8 सीपीसी आने से पहले। अगर 8 सीपीसी आने से पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपकी एमएसपी बढ़ा दी जाती है, इक्वल कर दी जाती है, तो उसका फायदा आपको 8 सीपीसी में जबरदस्त तरीके से मिल जाएगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे दोस्तों 8 सीपीसी से पहले अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आपकी एमएसपी बढ़ा दी जाती है, जैसे मान लेते हैं 10,400 कर दी जाती है, तो जब उसके बाद 8 सीपीसी आएगा तो दोस्तों फॉर्मूला लगाया जाएगा 10,400 पे। जी हां दोस्तों, यानी कोर्ट से आपका आदेश आ जाता है कि एमएसपी 10,400 करी जाए ओआरएस की, जेसीओस की। और अगर उसके बाद 8 सीपीसी आता है तो दोस्तों जो आपकी एमएसपी बढ़ाई होगी कोर्ट ने, उस पे लगेगा फिटमेंट फैक्टर। जैसे 10,400 कोर्ट कर देता है, तो 10,400 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम नए फिटमेंट फैक्टर से, 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर से, तब दोस्तों आपकी एमएसपी पहुंच जाएगी 19,000 या फिर 20,000। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अधिकारियों की भी बढ़ेगी एमएसपी। अधिकारियों का कोई केस तो नहीं चल रहा एमएसपी का कोर्ट में, लेकिन जब 8 सीपीसी आ जाएगा तो उनकी एमएसपी 30,000 तक पहुंच जाएगी। मैं अधिकारियों की बात कर रहा हूं, मिलिट्री सर्विस पे 30,000 पहुंच जाएगी अधिकारियों की। तो इसलिए जो आपका केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी जो डाला गया है, उसका फैसला आना बहुत जरूरी है। उसमें अगर आपकी एमएसपी 10,000 से ऊपर बढ़ा दी जाती है तो दोस्तों ऑटोमेटिकली 8 सीपीसी में नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पे आपकी मिलिट्री सर्विस पे 20,000 तक पहुंच जाएगी, 20,000 से ऊपर। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हम ये गुहार लगाते हैं, हम आशा करते हैं कि आपकी मिलिट्री सर्विस पे 10,000 से ऊपर करी जाए। जो अभी सुप्रीम कोर्ट में आपका केस डाला गया है, उसमें आपकी एमएसपी बढ़ाने का ऑर्डर आए, तब दोस्तों इसका फायदा आपको 8 सीपीसी में जबरदस्त तरीके से मिल जाएगा नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पे। क्योंकि दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता और अगर उससे पहले 8 सीपीसी आ जाता है नए फिटमेंट फैक्टर के साथ, तो दोस्तों नया फिटमेंट फैक्टर फिर लगेगा 5,200 पे, और उस पे दोस्तों आपकी सिर्फ एमएसपी 10,400 ही पहुंच पाएगी 8 सीपीसी में। तो इसलिए दोस्तों हम ये आशा कर रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आपकी एमएसपी बढ़ जाए, वहां से पहले आपकी एमएसपी बढ़ा दिया जाए, 10,000 से ऊपर कर दी जाए, और जब उसके बाद 8 सीपीसी आए तो उसमें नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पे एमएसपी पर फॉर्मूला लगाया जाए फिटमेंट फैक्टर का, तब आपकी एमएसपी 19,000 20,000 के आसपास पहुंचे। दोस्तों यह है तरीका, इस तरीके से आपकी एमएसपी बढ़ सकती है, 8 सीपीसी का फायदा मिल जाएगा। तो उससे पहले दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए एमएसपी बढ़ाने का, तो देखेंगे दोस्तों जनवरी 2025 में क्या सुनवाई होती है इस पर, पहली सुनवाई होती है या नहीं होती, या आगे ही टाइम बताएगा। तो दोस्तों ये सब कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए।
और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप फुल सपोर्ट करिए वीर बहादुर सिंह जी का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इक्वल मैथ्री का केस सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया है, तो पूरी उम्मीद आप रखिए। वीडियो में ये खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को आप लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच।